गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर सिक्स्थ सेम की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है, ये अंतिम चैप्टर है, द्वितीय विश्व युद्ध। और आज का हमारा टॉपिक है, ये अंतिम वीडियो है हमारा, और ये है द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे या क्या प्रभाव थे। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला और ये युद्ध मानव के इतिहास का सबसे क्रूर, भयानक एवं विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध के अंत के साथ ही एक युग का अंत हो गया और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस युद्ध ने नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया जिनसे आज के विश्व की रूपरेखा निर्धारित हुई। इस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं एकता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी महत्वपूर्ण संस्था का उदय हुआ तथा साथ ही विश्व दो खेमों में बंट गया, अर्थात शीत युद्ध का आरंभ हो गया। दो शक्तियों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ हुआ। विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों तथा प्रभावों का वर्णन इस प्रकार है। जन धन की अत्यधिक हानि। दूसरा विश्व युद्ध मानव जाति के लिए अत्यधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुए जान माल की हानि का अंदाजा लगाना संभव नहीं है। विश्व के अनेक देशों को अत्यधिक जान एवं माल का नुकसान हुआ। रूस को विश्व युद्ध में सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी। रूस की 1,28,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ। उसके 70 लाख नागरिकों की मृत्यु हो गई। ब्रिटेन के 5 लाख लोग मारे गए और उसके कपड़े एवं कोयले के उत्पादन में 41% की गिरावट आई। 1946 में अमेरिका से 3 अरब 75 करोड़ डॉलर का ऋण लेना पड़ा और यह कर्ज उसे 2% ब्याज की दर पर 50 वर्ष में चुकाना था। फ्रांस के 3,80,000 लोगों की मृत्यु हुई और कृषि उत्पादन 80% कम हो गया। औद्योगिक उत्पादन 30% घट गया। इटली के 6,37,000 नागरिक मारे गए और 1 लाख खरब जो लीरा थी उसकी मुद्रा, उसका नुकसान हुआ। जर्मनी को अपने 40 लाख नागरिकों से हाथ धोना पड़ा। उसका विभाजन हुआ और हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से जापान का प्रभुत्व ही लगभग समाप्त हो गया। अमेरिका को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी बल्कि उसका उत्पादन बढ़ा। चेकोस्लोवाकिया के 2,50,000, पोलैंड के 60 लाख व्यक्तियों की मौत हो गई। अन्य देशों को भी भारी हानि उठानी पड़ी। मोटे रूप से विश्व युद्ध से लगभग 2 करोड़ लोग काल का ग्रास बने तथा 3 करोड़ 30 लाख लोग घायल हुए और 12 खरब डॉलर का खर्च हुआ। अब यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो गया। ये दूसरा बड़ा कारण था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक यूरोप विश्व का निर्माता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन राष्ट्र आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अपाहिज हो गए। उनमें अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई। विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूर्णतः पंगु हो गया। इटली विनाश के कगार पर चला गया। इंग्लैंड व फ्रांस की स्थिति नाजुक हो गई और विश्व युद्ध के बाद विश्व दो खेमों में बंट गया। सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका नामक दो प्रमुख राष्ट्रों का उदय हुआ। शीघ्र ही विश्व के राष्ट्र इनके प्रभाव में आने लगे और ये बड़ी महाशक्तियां बन गई। रूस साम्यवाद का पोषक बन गया और अमेरिका लोकतंत्र एवं पूंजीवादी आकांक्षाओं का केंद्र बन गया। इस प्रकार रूस और अमेरिका के रूप में उभरने वाले दो सितारों ने विश्व नेतृत्व की कुंजी यूरोप से छीन ली और यूरोप के प्रभुत्व का अंत हो गया। दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष। विश्व युद्ध के कारण प्राचीन शक्ति संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो गया। विश्व की दो प्रमुख फांसीवादी ताकतें, इटली तथा जर्मनी का पूर्णतः विनाश हो गया। फ्रांस का भी विनाश हो की दहलीज पर था। ब्रिटेन आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर हो गया और अब दो महाशक्तियां बनी। दो महाशक्तियां थी, पहली यूएसएसआर यानी रूस का प्रादुर्भाव हुआ और दूसरा अमेरिका का। इस युद्ध में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ, अतः वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गया और वह पूंजीवादी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सहयोग भी देने लगा। शीघ्र अनेक देश उसके समर्थक बन गए। इस प्रकार विश्व युद्ध के बाद दो प्रमुख केंद्र बने, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों महाशक्तियों के नेतृत्व में विरोधी गुटों का निर्माण होने लगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके बाद शीत युद्ध का आरंभ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व से यूरोपीय देशों का वर्चस्व समाप्त हो गया और संयुक्त अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दोनों की विचारधारा अलग थी। रूस साम्यवादी था, अमेरिकी पूंजीवादी देशों था वो लोकतंत्र का समर्थक था। उनके बीच में टकराव हो गया और टकराव में तनाव व वैमनस्य का उत्पन्न कर दिया। संघर्ष के न होते हुए दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप, परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल आरंभ हो गया और ये अनेक वर्षों तक चलता रहा। इसी को शीत युद्ध कहते हैं। दोनों पक्ष अपने भाषणों और समाचार पत्रों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगलते रहे। राष्ट्रीय भावना का कमजोर होना। वैज्ञानिक उन्नति द्वारा मनुष्य ने देश व काल पर अद्भुत विजय प्राप्त कर ली थी। वैज्ञानिक उन्नति के कारण भाषा, धर्म, नस्ल, संस्कृति के जो भेद थे उनका महत्व अब कम हो गया था और राष्ट्रीय भावना के कमज़ोर होने के बाद राष्ट्र बड़े संगठनों में संगठित होने लगे और इस प्रकार राष्ट्रीय भावना कमज़ोर पड़ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े संगठन बन गए थे। अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उभरा। यदि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया तो उसकी स्थिति मित्र राष्ट्रों से महत्वपूर्ण थी, परंतु फिर भी फ्रांस तथा ब्रिटेन यूरोप के प्रमुख राज्यों में उभरे थे। अमेरिका की अलगाववाद की नीति ने प्रथम विश्व युद्ध में उसके योगदान को भुला दिया था और इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व पश्चिमी यूरोप अमेरिका के नेतृत्व में संगठित होने लगा, तो अमेरिका पूंजीवादी देशों को संभालने का उत्तरदायी हो गया और इस प्रकार विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर गया। अब इसके बाद गुट निरपेक्षता। विश्व युद्ध के बाद एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देश स्वतंत्र हो गए। उधर युद्ध के पश्चात विश्व में रूस तथा अमेरिका के नेतृत्व में दो गुट बन गए थे और इन देशों ने तीसरी दुनिया को अपने आप को शीत युद्ध से अलग रखने का फैसला किया। इस क्षेत्र में भारत ने तीसरी दुनिया के देश का मार्गदर्शन किया था, अपनी आवाज़ उठाई। भारत ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए एशिया अफ्रीका के अनेक देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का आह्वान किया और इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। आज दुनिया के 100 से अधिक देश इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उपनिवेश में से संघर्ष करने वाले इन देशों को एकजुट करने के लिए, साम्यवादी एवं पूंजीवादी देशों से बचाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1909 में रूस के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त होने से आज गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व समाप्त हो गया। नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया तथा अफ्रीका में अनेक राष्ट्रीयता व स्वतंत्रता की भावना तेज हो गई थी। यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध चल रहे आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया और यूरोपीय साम्राज्यवाद का पतन हुआ। अनेक देश स्वतंत्र हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, बर्मा, मलाया, लंका, मिस्र आदि देशों में चले जोरदार राष्ट्रीय आंदोलनों के सामने ब्रिटेन को झुकना पड़ा, आज़ादी देनी पड़ी। जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि देश हालैंड के आधिपत्य से आज़ाद हो गए और इसी प्रकार इंडोनेशिया नामक संघ राज्य का उदय हुआ। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को देश भी फ्रांसीसी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंक कर स्वतंत्र हो गए। इसके बाद लाओस, वियतनाम, कंबोडिया भी आज़ाद हो गए और एशिया में सबसे बड़े राज्य चीन में भी साम्यवादी क्रांति हुई और वो भी स्वतंत्र हो गया और इस प्रकार साम्राज्यवाद का अंत हुआ और अनेक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। प्रादेशिक संगठनों का विकास हुआ। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यूएनओ का गठन हुआ, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, परंतु दो गुटों के बीच हुए शीत युद्ध से दोनों गुट अपनी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करने लगे और उन्होंने अपने अपने गुट बनाए और उनमें जैसे पश्चिमी राष्ट्रों की सुरक्षा संगठनों को में उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन, नाटो जिसे हम बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इनको, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन यानी SEACTO, बगदाद पैक्ट आदि उल्लेखनीय है। इसके बाद मानवतावादी दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए भयंकर विनाश के बाद मानवतावाद का उदय हुआ। राजनीतिक गतिविधियों का लक्ष्य मानव का कल्याण तथा उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना बन गया था। युद्ध के विनाशक दृश्यों से मानवता कांप उठी थी और ऐसी विनाशकारी घटनाएं भविष्य में न हो, उनके रोकने के लिए मानवाधिकारों पर चर्चा होने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ था मानवाधिकार की घोषणा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, परंतु ये अपने प्राथमिकता बुनियादी आदर्शों की प्राप्ति में असफल रहा तथा विश्व नाजीवाद व फांसीवाद के आगोश में आ गया। राष्ट्रसंघ में असफल होते हुए राष्ट्रों के बीच सहयोग की आदत डाल दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विचारशील राजनीतिज्ञों को विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी और सब इसके प्रयत्न में लग गए थे। अटलांटिका चार्टर इस दिशा में पहला प्रयास था। इसके बाद जिसमें संप्रभुता के अधिकार एवं स्वशासन की बात कही गई थी। 1943 में मास्को सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का विचार स्वीकार किया और इस प्रकार अनेक बैठकों में संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन एवं विधान का प्रारूप तैयार किया गया। अंत में अप्रैल जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में इसे अंतिम रूप दिया और 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना, राष्ट्रों के समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना था। धीरे धीरे विश्व के सभी देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। निष्कर्ष के रूप में अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये एक विनाशकारी एवं भयंकर युद्ध था। विश्व का कोई भी राष्ट्र इसे अछूता नहीं था। जो देश तटस्थ थे वे भी इसके प्रभाव से नहीं बच सके। युद्ध के परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद का रूप बदल गया। शक्ति संतुलन इंग्लैंड के हाथों से निकलकर अमेरिका के हाथों में चला गया। वैज्ञानिक आविष्कारों की दौड़ शुरू हो गई और विश्व दो गुटों में बंट गया, एक साम्यवादी गुट और दूसरा अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का गुट। इन दोनों में शक्ति संतुलन के लिए शीत युद्ध आरंभ हो गया और विश्व युद्ध के बाद मानवता की दिशा में प्रयास आरंभ हुए। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया, जो विश्व युद्ध की बड़ी देन है। हालांकि विश्व युद्ध ने अनेक समस्याएं भी पैदा की, जिनमें जितनी समस्याएं नई बन गई थी उतनी सुलझाई नहीं गई थी। तो ये था हमारा बीए फाइनल ईयर का सिलेबस। आज हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।